ओके बच्चों लोग, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम एक वोल्टेज लगाते हैं जो कि टाइम के साथ बदल रहा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास अगर प्योरली रेजिस्टेंस वाला एसी सर्किट है तो इसमें करंट कितना जाता था, आई इक्वल टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर ये जो वोल्टेज का फेज एंगल है और करंट का जो फेज एंगल है दोनों सेम है, तो हम लोग कहते थे कि वी एंड आई बोथ आर इन सेम फेज। ओके, और इसका मतलब भी समझा दिए थे आप लोग को। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखे थे कि हमने वोल्टेज लगाया है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट हमारा कितना जा रहा था, वी नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और ये 1 बाई ओमेगा सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सी, और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, रिएक्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर इन एसी सर्किट, है ना। और ये तीसरा वाला क्या था हमारा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टर था हमारे पास, तो इसमें करंट कितना जा रहा था, वी नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसमें और भी क्या गौर करने वाली बात थी, इसमें था ये कि अगर वोल्टेज का फेज एंगल हमारा ओमेगा टी है तो करंट का फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई फेज एंगल पाई बाई टू। यहाँ पर हमारा जो फेज एंगल करंट का है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का ओमेगा टी है। तो यहाँ पर करंट जो है पीछे चल रहा है पाई बाई टू से, तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाई फेज एंगल पाई बाई टू। इसका फेजर डायग्राम भी हम लोग देख लिए थे। फेजर डायग्राम क्या देखे थे कि अगर हम एक रेफरेंस लाइन ले लें, रेफरेंस लाइन को हमेशा कैसे लेते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लेते हैं। तो अगर हम वोल्टेज को देख रहे हैं कि ये ओमेगा टी से एंगल से ये लिया गया है, तो ये वी नॉट अगर है तो ये ओमेगा टी था, तो करंट भी जो है ना वो भी ओमेगा टी ही फेज एंगल से है, तो करंट हम इसी पर हमको दिखाना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि ये हम रेफरेंस लाइन लेंगे, और अगर हमारा वोल्टेज ओमेगा टी एंगल से लिया गया है तो हमारा अब जो करंट है वो तो पाई बाई टू ज़्यादा है, किससे, वोल्टेज से, तो पाई बाई टू ज़्यादा कर दिए पहले, यानी कि ये वाला हो गया पाई बाई टू, किसके लिए, करंट के लिए। और रेफरेंस लाइन से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये एंगल कितना हो जा रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है, हमारा वोल्टेज कितना है, ओमेगा टी से इसको दिखा रहे हैं रेफरेंस लाइन से, तो ये वी नॉट हुआ। और करंट जो है वो नीचे की ओर आएगा, और ये हमारा क्या हुआ, आई नॉट। और ये वाला एंगल अब तो चूँकि क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज में माइनस के साथ जो एंगल है वो लिख देंगे। तो माइनस के साथ एंगल क्या लिख देंगे बताइए, ये है हमारा पाई बाई टू, ये कितना है, पाई बाई टू, उसमें से ओमेगा टी घट गया, तो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है ना। और यही एंगल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, लेकिन अब इसमें हम लोग को आगे ये देखना है कि हम लोग लोड को भी फेजर डायग्राम से दिखा सकते हैं। लोड का मतलब है, लोड यहाँ पर मेरा क्या हुआ, आर हुआ, लोड हमारा सी हुआ, और लोड हमारा एल हुआ। अब एसी में ये जो लोड है ये आर कहलाएगा, और ये एसी में कैपेसिटर के कारण जो लोड उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक्स सी हो रहा है, जो कि 1 बाई ओमेगा सी। और यहाँ पर क्या होगा, एक्स एल इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा एल। इसको भी हम लोग फेजर डायग्राम से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, देखिए, जैसे कि अगर हम लोग इसका देखें कि इसका लोड का फेजर डायग्राम कैसे दिखाएंगे, तो फिर हम लेंगे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, और ओमेगा टी करंट में भी है और वोल्टेज में भी है, तो लोड जो होगा इसी रेफरेंस लाइन पर होगा। फिर देखिए इसके लिए
ये हमारा क्या हुआ, लोड हुआ, सॉरी ये हमारा रेफरेंस लाइन हुआ, रेफरेंस लाइन, RL का मतलब क्या है, रेफरेंस लाइन। ओके, अब देखिए वोल्टेज और करंट में π/2 का क्या है, डिफरेंस है, और π/2 क्या है, प्लस में है। तो π/2 प्लस में है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर दिखा देंगे। किसके लिए, XC के लिए। किस बुनियाद पर हो रहा है, प्लस π/2 होने के कारण ये ऊपर गया इससे 90 डिग्री बना के, और ये हमारा लोड का फेजर डायग्राम हुआ। किसका डायग्राम हुआ, ये लोड का फेजर डायग्राम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए रेफरेंस लाइन लेंगे और हमारा करंट जो है -π/2 से नीचे हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेफरेंस लाइन से ये रेफरेंस लाइन हुआ, इधर की ओर दिखाइएगा आप क्या, XL दिखाइएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक ही फिगर में तीनों चीज़ दे दे, तो आप कैसे दिखाइएगा, तीनों चीज़ दे दे तो देखिए, मान लीजिए कि एक फिगर है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, यहाँ पर AC सोर्स है, ये V = V0 sin ω/t है। अरे बात सुनिए, ये अगर R है, ये XC देगा अगर इसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट C है, और अगर इसका इंडक्टेंस कांस्टेंट L है तो ये XL देगा। ठीक है, अगर इसका लोड का फेजर डायग्राम बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले रेफरेंस लाइन लेंगे, R को रेफरेंस लाइन पर दिखा देंगे, XC को ऊपर दिखा देंगे, मान लीजिए कि हमारा XC आया 1/ωc, और XL को किधर दिखा देंगे, नीचे दिखा देंगे। ये क्या हो गया हमारा, ω/L। अब अगर आपसे पूछ दे कि बताइए इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस अब वेक्टर मेथड से निकलेगा। देखिए ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये इसको कैंसिल आउट करके कितना दे देगा, मान लीजिए इतना दे देगा, ये कितना हो जाएगा, XC - XL। चूँकि हमने XC का डायग्राम जो है बड़ा दिखाया था, यानी कि XC बड़ा है XL से, तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, XC और XL एक दूसरे को कैंसिल आउट करके XC - XL देंगे। यानी कि अब आपके पास रेजिस्टेंस जो बच गया, एक बच गया R और एक बच गया ये वाला XC - XL। अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम मेथड से। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला रिजल्टेंट है ना। ये रिजल्टेंट कितना होगा बताइए, रिजल्टेंट को हम लोग Z मानते हैं। ठीक है, तो Z = कितना हो जाएगा, Z = हो जाएगा फिर वही वाला पुराना मेथड, A² + B² + 2AB cos थीटा, है ना। अब यहाँ पर बताइए थीटा क्या लेना है, थीटा लेना है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यानी ये R है, ये XC - XL है, और ये आपका थीटा कितना हो गया, π/2। तो आप इसको पुट कर देंगे, A के बदले में क्या पुट करेंगे, ये वाला, और B के बदले में क्या पुट करेंगे, ये वाला। हमारी बात समझ में। और थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करिएगा तो Z कितना आ जाएगा, देखिए तो Z आ जाएगा आपका R² + XC - XL का होल स्क्वायर। क्योंकि ये तो थीटा 90 डिग्री होने के कारण cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0, तो उसको हम लोग क्या किए, हटा दिए। तो अब आपको अगर कॉम्बिनेशन दे देगा तो आपको ऐसे सोच के वेक्टर मेथड से टोटल लोड निकालना पड़ेगा सर्किट का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट करिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि कैसा कैसा केस आ सकता है, और अब हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे करंट इसमें, अगर इसमें करंट जाएगा तो वो करंट क्या होगा, इसमें करंट जाएगा तो क्या होगा बताइए। इसमें करंट आपको बताते हैं, इसमें करंट होगा I = क्या होगा, V/Z। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, Z, और इसको टोटल रेजिस्टेंस नहीं पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बोलते हैं। इसको भी आपको मन में कैसे सोचना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई AC सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई AC सर्किट, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि XL नहीं रहता और R और XC रहता केवल, तो भी आप इम्पीडेंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो V/Z हो जाएगा, और V का वैल्यू कितना है, V0 sin V/Z। तो V0 sin, अब आप लोग को याद होगा कि यहाँ पर करंट में कुछ ना कुछ एंगल बढ़ या घट जाता था, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताते हैं, V0 sin ω/t
प्लस फाई। अब ये फाई कैसे निकलता है वो हम थोड़ी देर में आप लोग को बताते हैं। याद होगा जब इंडक्टर था तो -π/2 आता था, केवल जब इंडक्टर था तो -π/2, जब कैपेसिटर था तो +π/2। अब अगर तीनों अगर है तो करेंट में V0/Z को I0 कह देंगे और साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये फाई कैसे निकलता है वो आप लोग को हम बताते हैं। यहाँ पर फाई जो होता है ना, रिजल्टेंट जो इम्पीडेंस आया उसका रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना उसी को फाई कहते हैं। क्लियर है क्या? टोटल जो रेजिस्टेंस आया यानी कि इम्पीडेंस जो आया वो इनिशियल लाइन से रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है उसी को फाई कहते हैं। तो फाई आपका निकल नहीं जाएगा, बताइए। tan फाई इक्वल टू क्या लिखिएगा? tan फाई इक्वल टू लिखिएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है XC माइनस XL, तो लिखिए XC माइनस XL डिवाइडेड बाई क्या लिखिएगा? R, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो फाई कितना आ जाएगा बताइए? फाई इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R। यही फाई को यहाँ पर आपको पुट कर देना होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक बात बताइए कि केवल जब हमारा कैपेसिटर था तो ये फाई कितना होना चाहिए? दिखाते हैं आप लोग को, देखिए। जिसका डेरिवेशन कर करके आप सीखे हैं, अब उसको ट्रिक से कैसे सीखिएगा। आपके पास केवल कैपेसिटर है, ठीक है, केवल कैपेसिटर है। ये हमारा V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, ये C है। तो आप इसका फेजर डायग्राम लोड का क्या बनाइएगा? रेफरेंस लाइन। और आपको याद रखना है कि ये जो है ऊपर जाएगा, ये क्या हो गया हमारा? XC इक्वल टू 1/ωc, ठीक है। तो ये अब हमारा जो लोड है वो तो यही हुआ, तो रेफरेंस लाइन से ये कितना एंगल बनाया? +π/2। तो आप करंट तुरंत यहाँ से लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी, और ये वाला देख के एंगल π/2। कोई दिक्कत है क्या? अगर मान लीजिए कि इंडक्टर है तो इंडक्टर के लिए आप तो याद किए थे, डिराइव भी किए थे कि क्या होता है करंट का, लेकिन अब आपको फेजर डायग्राम याद करना है। फेजर डायग्राम इसके लिए क्या था? नीचे XL इक्वल टू क्या हो गया? ω/L। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया? -π/2। यही हमारा फाई हो गया। आ रही बात समझ में? यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है यहीं पर ये जेड की तरह बिहेव करेगा ना, ये जेड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एक ही है ना, एक ही है तो वही जेड हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करिए वीडियो और हमसे पूछिए आप लोग। I0 साइन ओमेगा टी -π/2। यानी कि केवल आप लोड का डायग्राम अगर दिमाग में रखते हैं तो आप अब करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग दो का कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कि हमारे पास R है और C है, तो कैसे होगा? चलिए दिखाते हैं आप लोग को। चलिए जैसे देखिए, ये हमारे पास R है और ये हमारे पास, सॉरी इंडक्टर ड्रॉ कर दिए, कोई बात नहीं, इंडक्टर ही लेके समझा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा R हो गया और ये हमारा L हो गया। ये हमारा वोल्टेज कितना लगाए हैं? V0 साइन ओमेगा टी। अब आपको कहना है कि करंट कैसे निकालेंगे, करंट का इक्वेशन क्या होगा। तो अब क्या डिराइव करते रहेंगे? बाकायदा इक्वेशन लिखेंगे क्या? जैसे वहाँ पर लिखे थे V इक्वल टू IR वाला करके, उस तरह डिराइव नहीं करेंगे। अब सिंपल इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन पर ही रहता है रेजिस्टेंस R, और इसके कारण जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? XL होगा, जो कि किसके बराबर होगा? ω/L। और इसको हम लोग किधर लेते हैं? नीचे की ओर। तो ये हो गया ω/L, ये हो गया हमारा XL। अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो Z होगा, तो रिजल्टेंट ये होगा, ये हमारा क्या हो गया? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट पहले निकालिए। Z इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? R² प्लस ω/L का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता ना, तो R और XL के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री 0 हो गया। अब आपको ये सोचना है कि I का इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? I0 साइन ओमेगा टी प्लस कुछ एंगल, तो चलिए वो एंगल फाई है। अब ये फाई क्या होता है? जेड का इनिशियल लाइन से एंगल, यानी कि ये हमारा फाई हो गया। अब ये फाई किधर है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो ये फाई क्या चीज़ में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। यानी कि यहाँ पर I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिखना पड़ेगा। ये आप नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका फाई किधर आया?
रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में एंगल को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज में हम लोग नेगेटिव एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो ये फाई हो गया। अब चुपचाप फाई निकाल लीजिए। फाई कैसे निकालिएगा? tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बताइए? एक्सएल के बराबर, और बेस कितना हो गया? आर। तो फाई आपका आ गया tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। बस यहाँ पर पुट कर दीजिएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। कोई दिक्कत क्या? अब आपको कोई पूछे कि आई नॉट कितना होगा, तो आई नॉट चुपचाप अपना बुद्धि से करिए, वी नॉट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि वी नॉट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस जेड हुआ। इसी को इम्पीडेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे आप? इम्पीडेंस। जेड को क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। हो गया। आई होप कि अब आप लोग फटाफट, बाकी और भी हम लोग देख सकते हैं। ये आर एल सर्किट हुआ। आर सी सर्किट का क्या होगा? आर सी सर्किट का करते हैं। आइए, आर सी सर्किट का देखिए। ये आर है और ये सी है। तो वोल्टेज तो आपने लगा दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट, आई इक्वल टू क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। आपको यही दिमाग में रखना है। करंट जो होगा वो वोल्टेज से एंगल कुछ ना कुछ बनाएगा, ठीक है। अब रही बात की फाई, तो फाई कैसे निकालना है? बाई हेल्प ऑफ लोड फेजर डायग्राम। लोड फेजर डायग्राम। लोड फेजर डायग्राम का क्या है? एक रेफरेंस लाइन लेंगे। रेफरेंस लाइन पर ही कौन रहता है? रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। और इसके कारण जो लोड डेवलप होगा वो होगा एक्स सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। इसको हम लोग किधर लेते हैं? इधर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स सी। अब ये दोनों मिल के एक लोड बनाएंगे, जिसको हम लोग किस नियम से निकालेंगे? पैरेललोग्राम के नियम से। तो पैरेललोग्राम बना दिए। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया जेड। और फाई क्या हो गया? ये हो गया। इनिशियल लाइन से जो जेड एंगल बनाता है उसको फाई कहते हैं। ये फाई क्लॉक हुआ कि एंटी क्लॉक? तो एंटी क्लॉक। तो फाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव। अब रही बात कि फाई क्या होगा? तो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके बराबर है? एक्स सी के बराबर है बाई बेस। बेस कितना है? आर है। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया? tan इनवर्स एक्स सी बाई आर। यानी कि आई इक्वल टू आप लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स एक्स सी बाई आर। अच्छा, एक्स सी का वैल्यू आप 1 बाई ओमेगा सी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? आई इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट को क्या लिखिएगा? वी नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स एक्स सी के बदले में 1 बाई ओमेगा सी लिखिएगा, तो ओमेगा सी आर हो गया। अच्छा, जेड कितना होगा? जेड बताइए जल्दी से। जेड हो जाएगा पैरेललोग्राम मेथड से आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? आर सी हो गया, आर एल हो गया। अब क्या होगा? एल सी होगा। एल एंड सी, तो ये हो गया एल और ये हो गया सी। इसका आप लोग खुद से ड्रॉ कर सकते हैं चाहें तो। वीडियो को पॉज करिए और इसको ड्रॉ करिए। ये एल है और ये सी है। हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं। देखिए कितने लोग को समझ में आया। वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ले लिए, और हम मान के चलते हैं ये कि अगर एक्स सी बड़ा है एक्सएल से, एक्स सी बड़ा है एक्सएल से, तो आंसर क्या होगा हम बता देते हैं। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर फाई सीधे हम पाई बाई 2 लिख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा। और अगर एक्सएल बड़ा होगा ना एक्सी से, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। अब अगर ये आपको नहीं कर पा रहे हैं तो अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे हुआ।
यहीं पर बना दें क्या छोटा छोटा? चलिए देखिए अलग से बनाते हैं फ्रेश पेज में। देखिए सबसे पहले रेफरेंस लाइन ये हो गया। अगर हमारा एक्सी बड़ा है एक्सेल से तो ये हमने ले लिया ऊपर में एक्सी और नीचे में क्या हो गया एक्सेल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये बड़ा है और ये छोटा है तो रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा। ये हो जाएगा हमारा एक्सी माइनस एक्सेल, यही हमारा जेड हो गया। तो जेड इनिशियल लाइन से कितना एंगल बनाया? प्लस पाई/2। कोई दिक्कत है? और अगर यहाँ पर आई इक्वल टू जो लिखे हैं आप लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, या आई नॉट कितना होगा बताइए? वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड, और जेड यहाँ पर सिंपल इतना ही होगा। आप लोग को याद है ना, दो वेक्टर है, अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर 4 न्यूटन और 5 न्यूटन का एग्जाम्पल लेके करते हैं। 4 न्यूटन है और इधर नीचे की ओर 1.5 न्यूटन है, तो टोटल फोर्स फाइनली कितना होगा बताइए? 4 न्यूटन माइनस 1.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, बस। तो उसी तरह से आपको ट्रीट करना है एक्सी और एक्सेल को। तो जेड इस बार क्या हो गया? सिंपल एक्सी माइनस एक्सेल, और एंगल फाई जो है वो फाई कौन डिसाइड करेगा? इनिशियल लाइन से रिजल्टेंट जेड का क्या एंगल बन रहा है, बस हो गया सिंपल। साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। हाँ ये बात सत्य है कि यहाँ पर जेड आपको एक्सी माइनस एक्सेल ही लिखना है, ठीक है ना। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में क्या लेना है? एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी। तो चुपचाप फेजर डायग्राम बनाइए। इस बार रेफरेंस लाइन ये हो गया, एक्सेल और एक्सी में है, तो ये मान लीजिए कि हमारा एक्स सी है, और एक्सेल चूँकि बड़ा है तो थोड़ा बड़ा बना दिए इसको। ये क्या हो गया? हमारा एक्सेल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट कहीं इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा? एक्सेल माइनस एक्सी। तो यही हमारा जेड हो गया। ये जेड कितना एंगल बना रहा है? माइनस पाई/2। तो क्या लिखेंगे बताइए? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। हाँ अब यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू क्या होगा? वी नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। तो अब यहाँ पर जेड आप एक्सी माइनस एक्सेल नहीं लिखिएगा, एक्सेल माइनस एक्सी लिखिएगा। हरी बात समझ में? जैसा सिचुएशन वैसा काम करना पड़ेगा आपको। एनी प्रॉब्लम? तो जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए। एक और केस बच गया ना हमारा? नहीं, सब तो हो गया। ये कौन सा केस था हमारा? एलसी था। हाँ, तो तीनों केस पढ़ा दिए, और सबसे पहले ही पढ़ा दिए थे एलसीआर, है कि नहीं? तीनों का कॉम्बिनेशन। देखिए ये वाला एलसीआर जो था वो तीनों का था, वो शुरू में ही बता दिए हैं आप लोगों को। अब एक बार खुद से आप लोग इसको अच्छा से प्रैक्टिस करिए और लिख लीजिए, लिख के हमको रिपोर्ट करिए जल्दी से।